वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो एक अहम इजलास हम कह सकते हैं अमेरिका में हुआ पाकिस्तानी सियासत को लेकर। जो अमेरिकन कांग्रेस है उसकी जो खारजा अमूर की कमेटी है उसकी एक ज़ेली कमेटी में पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उनके मुस्तकबिल और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक समात हुई। वहाँ समात में जो लेजिस्लेटर्स थे, कानून साज थे अमेरिका के, वो मौजूद थे। और वहाँ जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया हैं डोनाल्ड लू साहब, जो पाकिस्तान में 2 साल पहले हम कह सकते हैं बहुत मशहूर हुए थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उनकी हुकूमत एक साजिश के ज़रिए हटाई गई है, उन्होंने वहाँ बयान दिया। साइफ़र का ऑब्वियसली वहाँ बहुत ज़िक्र हुआ जिस पे डोनाल्ड लू साहब ने कहा कि ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की तरफ से लगाया गया है ये सरासर झूठ है। उन्होंने कहा ना तो कोई साजिश थी, ना ही कोई इस तरह की मूव हुई थी अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील होने की। इसके साथ साथ ऑब्वियसली बहुत तफसील से उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से भी बात वहाँ की। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस में कुछ ऐसे ट्रेंड्स थे जिनकी वजह से वो बहुत परेशान हैं, या कह सकते हैं अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात या फ़िक्र है दहशतगर्दों की जो कार्रवाई रही, सियासतदानों पर, पुलिस पर, सियासी इज्तिमात पर जो हमले हुए उनके हवाले से। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सी ख़वातीन को, ख़ास तौर पे सहाफ़ियों को हरासा किया गया, ये भी मुख्तलिफ़ पार्टीज़ ने लोगों ने किया। उन्होंने कहा इस पे भी हमें परेशानी है, बदसलूकी उनके साथ हुई। उन्होंने कहा कि बहुत से जो सियासी रहनुमा हैं उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश की गई। इलेक्शंस के दिन भी इंतज़ामात पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सेल फ़ोन सर्विस उस दिन बंद थी। फिर उन्होंने कहा कि एक जो तंजीम है जो इलेक्शंस के हवाले को मॉनिटर करती है उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि उन्होंने जितने जो वोट टैब्यूलेशन प्रोसेस को जहाँ जहाँ मॉनिटर करना था उनको आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस में जाने से रोका गया। इसके साथ साथ मगर उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मुस्बत अनासर भी थे इस इलेक्शंस के हवाले से। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 60 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने वोट डाला। वोट डालने में 21 मिलियन ख़वातीन अब भी शामिल थीं। और उन्होंने कहा कि पिछली से इस दफ़े नियरली ट्वाइस एज मैनी वुमेन कंटेस्टेड दी इलेक्शंस। ये भी गुफ्तगू हुई। इसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी बात हुई। एक बहुत अहम बात जो देखी गई वो ये थी कि ईरान गैस पाइपलाइन का भी जिक्र आया। तो उन्होंने कहा कि ये वो नहीं जानते कि इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आएगी, और ना उनको लगता है कि ये जो एक पाइपलाइन है इसको जल्द ही मुकम्मल किया जा सकेगा। इस तरह की काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई। कितनी अहमियत ये रखती है इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अशीर काजी साहब। साबिक सिफारतकार हैं, बहुत अहम पोस्ट पे इन्होंने सर्व किया है। और हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, फॉरेन पॉलिसी के मूड पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अशर जहांगीर काजी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, आपके ख़्याल में कितनी अहम थी ये जो इस तरह का इजलास बुलाया गया और जहां इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू की, ये आपके ख्याल में कितनी अहम है? ये आप वो हेयरिंग्स की बात कर रहे हैं, ये जो डोनाल्ड लू? जी सर, जी सर। जी, उसमें उन्होंने वो अपने जो पुराना मौक़िफ़ है अमेरिका का वो दोहरा दिया कि हमने कोई मुदाखलत नहीं की है, हमने कोई थ्रेट नहीं की और वगैरह वगैरह, लेकिन और साजिश कोई नहीं पाकिस्तान के खिलाफ। तो जिस तरह मैंने अपने एक आर्टिकल में लिखा भी था कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हुई है, ये सीधा साधा कमांड था, पाकिस्तान को हुक्म था कि इस शख्स को दूर करें, नहीं तो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। और अगर ये किसी न किसी तरह रिमूव हो जाते हैं, कार से अलहदा किया जाता है, तो फिर सब कुछ माफ होगा, ऑल विल बी फॉरगिवन। तो ये कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, ये तो जिस तरह वो कमांडर जो है अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है उसी के मुतरादिफ था।
تو اس کے فوراً بعد نیکسٹ ڈے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا اور وہ پاس ہوا. اور صحیح سر, تو ایک ایسا سیناریو ہوتا ہے, اس میں کوئی سازش کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جیسے بالکل ٹھیک سر. اگر آپ اجازت دیں تو یہ زاہد حسین صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. زاہد صاحب, آبویسلی سر 1.5 گھنٹے لمبی یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اجلاس چلا. پہلے ڈونلڈ لو صاحب نے وہاں ایک سٹیٹمنٹ پڑھی, اس کے بعد سوال جواب بھی ہوئے. سر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے, یہ تھوڑا سا انہوں نے بھی جتنا وہاں لابی کیا, آرگنائز ہو کے کیا, کہ اس کا بھی یہ the fact that this meeting took place اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی بہت اب ایک تنظیم بن گئے ہیں, اچھی طرح وہ لابی کر سکتے ہیں. کیا اس کو اس نظریے سے دیکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں عارفہ, سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستانی سیاست کی بینکرپسی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیئرنگ جو تھی کانگریس کمیٹی کی, اس کو ہم نے اپنی پوری سیاست پہ مسلط کر دیا. یعنی دونوں طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس پہ اب ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کہہ دیا کوئی سازش نہیں تھی, لیکن دوسری طرف یہ آ رہا ہے کہ جی انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ پاکستانی کی سیاست کے الیکشنز میں یہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ایک معمول کے مطابق جو ہے اس قسم کی ہیئرنگ ہوتی ہے. اور یقینی بات یہ کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جیسے الیکشن سب قریب آ رہے ہیں تو اس میں ایک حد تک جو ہے پریشر ضرور پڑا تھا کہ جو ہے پاکستانی ایکسپیٹریٹ کی طرف سے کہ یہ اس قسم کی ہیئرنگ ہو. لیکن ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ غیر ملکی جو ہے یہاں پہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے, دوسری طرف کوشش یہی کی جاتی ہے کہ امریکہ کی طرف سے یعنی کوئی نہ کوئی جو ہے اس پہ بات چیت کیا جائے, ایک یا مداخلت کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود ایک ہمارے لیے ایک المیہ بن کے آتی ہے. اس کی حیثیت دیکھیں, ٹھیک ہے اس میں بہت ساری چیزیں آئیں, میں تو حیران رہ گیا جبکہ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز نے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا لو کے جو ہے بیان کو. میرے خیال ہے کسی بھی مہذب ملک میں کوئی بھی ایسی جس کی سیلف اسٹیم یا سیلف ریسپیکٹ ہو یہ کام نہیں کرتی ہے. دیکھیں امریکہ کی کانگریس میں اس قسم کی ہیئرنگ بہت ہوتی ہے اور اس کی جو ہے اس میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کا سیاست ان کی پالیسی پہ امپیکٹ اس طرح کا نہیں پڑتا ہے. اس کی ایک اس طرح کی ویلیو تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اس میں جو کنسرنس ہیں جو کانگریس مین کے وہ اس میں جو ڈسکشن میں ضرور آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی سیاست اپنی اندرونی سیاست میں اس چیز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں وہ ہم پہ آتی ہے. آج صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی پی ایم لینڈ کا کوئی جو ہے وہ آ کے یہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے جس میں شادیانے بجایا جا رہے ہیں کہ جو ہے عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے. دوسری طرف سے یہ بیان آتی ہے کہ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے ملک کے اندر طے کرنی چاہیے. یہ جو ہے میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ فکر کیوں لگی تھی کہ امریکن کانگریس کی ایک سب کمیٹی میں جو ہے اس قسم کی جو ہے اس کو آپ نے سیاست پہ اپنے مسلط کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے جس کے انحطاط اپنی سیاست میں نہیں ہو سکتی ہے. جی جہانگیر قاضی صاحب, سر آبویسلی زاہد صاحب نے جو گفتگو کی, بٹ سر سم امپورٹنٹ فارن پالیسی ایشوز آلسو کیم اپ, جیسے امریکہ نے ایران کی جو گیس پائپ لائن ہے اس حوالے سے ذکر ہوا. بہت سے جو سوالات تھے وہ چین سے جو ہمیں لونز ملے ہیں اس کے متعلق بھی تھے. کلیئرلی یہ نظر آ رہا تھا کہ امریکہ کی جو پریفرنسز ہیں ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, ان میں چین اور ایران یا ان سے کسی قسم کے بھی جو ٹریڈ کے تعلقات یا بزنس کے تعلقات شاید امریکہ کو will not approve of them. جی دیکھیں امریکہ جس طرح گریٹ پاورز کی پالیسیز اکثر ہوتی ہیں دوہری پالیسیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ڈکلیریٹری پالیسی جو آپ جو بیان کرتے ہیں جو پبلک کے سامنے آپ اپنی پالیسی کو بیان کرتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے درحقیقی پالیسی جو ہے ایکچوئل پالیسی ہے. تو ایکچوئل پالیسی یہ ہے کہ وہ تب آئے ہوئے تھے عمران خان سے کیونکہ عمران خان وہ موسم کیا تھا ایک دن وہ یوکرین کی انویژن سے ایک دن پہلے, اور انہوں نے کہا بھی کہ کنڈیم بالکل نہیں کریں گے, ہمارا ایک آزاد فارم پالیسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد
जो उस वक्त के सरबराह थे फौज के बाजवा साहब, उन्हें बरक्स स्टेटमेंट दिया कि नहीं वो यूक्रेन के हक में दिया, तो बहुत फिर वाज़ेह हो गया था कि उनको सिग्नल की जरूरत थी। तो सिग्नल तो उनको मिल गया, फिर डोनाल्ड लू के जरिए उन्होंने हमारे जो सफीर को बुलाया और उन्होंने ये बात कही। हाँ, तो वो बिल्कुल वाज़ेह है। और दरअसल कोशिश ये है कि पाकिस्तान को न सिर्फ ईरान से किया जाए बल्कि चीन से भी किया जाए। आप जानते हैं वो अपने एलची को भेजते रहे यहाँ कि आप किस लिए कर रहे हैं, सीपेक में आपका सहारा होगा, जिस तरह से श्रीलंका के साथ हुआ। तो उन्होंने शर्त तो नहीं बनाया, लेकिन IMF के जरिए अभी वो प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान पे कि ये पैसे जो हैं सीपेक के जो लोन्स है उसको अदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि IMF जो है वो दरअसल दर हकीकत एक सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट है US ट्रेजरी का। तो वो डायरेक्टर्स आते हैं, उसी के मुताबिक वो जाते हैं। तो अभी वो प्रेशर आ रहा है सीपेक पे भी, और वो ईरान के साथ तो खैर काफी देर से। तो वो पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं कि ये एक कंट्री है जिसके कोई ऑप्शंस नहीं है, एक कमजोर मुल्क है, एक ये डिपेंडेंट कंट्री है, और इनके साथ इनको सिर्फ हम कमांड ही देते हैं इनसे। सही, माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो कांग्रेस में गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्शंस और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से वहाँ एक तफसील गुफ्तगू हुई। जी जाहिद हुसैन साहब, सर एक चीज़ जिसका शायद ऑब्वियसली मकसद तो इस इजलास का नहीं था कि इस पे रोशनी डाली जाती, बट बहुत जिक्र आया, और वो था चीन का, और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई अमेरिकन ऑफिशल्स की तरफ से या अमेरिकन सियासतदानों की तरफ से, लोन शार्क बुलाया गया, बार बार जिक्र किया गया कि कर्जे बहुत हैं पाकिस्तान को जो दिए गए हैं, डेट ट्रैप में फंसाया गया है। वाज दिस सिग्नलिंग? देखिए, ये तो जैसे बात है कि ये सब कमेटी है कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी के इस पे, तो इसमें ये सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन असल चीज़ जो आती है वो यही है कि जो इसमें ठीक है जो कमेंट्स थे वो उनकी अक्कासी करती है जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स के या कांग्रेसमैन की उनकी सोच के, चाहे वो चीन के हवाले से हो चाहे वो ईरान के हवाले से हो। और ये बात तो बहुत साफ है कि इस वक्त जो है चीन और अमेरिका के दरमियान जो कशमकश है उसकी अक्कासी जो है इन तमाम चीज़ों, इन तमाम कमेंट्स पे होती है। देखें, इस वक्त जो है ये अभी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के ऊपर एक हद तक प्रेशर है। हालांकि उसको कहा जाता है कि हमें कोई सरोकार नहीं कि चाइना और पाकिस्तान कैसे ताल्लुकात हो, लेकिन ये एक बहुत अहम चीज़ बन के आई है। यहाँ तक कि IMF की नेगोशिएशन जब हो रही थी तो उसके अंदर भी ये चाइना के मसला जो है या सीपैक का मसला जो है वो भी डिस्कशन में आई थी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब जो है सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के दबाव और प्रेशर तो ज़रूर पड़ेगा। और यहाँ जहाँ तक ईरान के साथ पाइपलाइन का ताल्लुक है, देखें वो एक इसीलिए खटाई में पड़ा हुआ है क्योंकि जो ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हैं अमेरिका की तरफ से, यकीनी तौर पे उसमें बहुत ज़्यादा नाजायज़ भी है, उसका भी जो है ये ख्यालात का इजहार किया गया है। लेकिन एक अजीब सी एक डुप्लिसिट पॉलिसी अमेरिका की हमेशा से रही है। एक तरफ तो ये देखा जाए कि इन तमाम चाइना और ईरान के बारे में ये ख्यालात हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। और उसके बाद जो है वो उसमें जितने भी उनके ऊपर सैंक्शन, जैसे यूक्रेन के मसले पे रशिया के ऊपर पाबंदी है कि वो ऑयल जो है, लेकिन वहाँ पे उनको भी एक लाइसेंस सर्वाइवर दिया गया है। तो ये तमाम चीजें जो है जाहिर रहती हैं, लेकिन मैं खाली इस पे बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक और जो सर वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो वो ये भी बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो पाकिस्तान में हुई हैं, जो इलेक्शंस जिस तरह हुए हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई, और डोनाल्ड लू ने जिक्र भी किया इन चीज़ों का, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे उनसे सवाल भी पूछा गया। इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई तो इट कैन रिटार्ड द रिलेशनशिप। क्या सर सचमुच अमेरिका कोई आपके ख्याल में दबाव डालेगा पाकिस्तान पे, जो ये जिस किस्म की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है
सहाफ़ियों के साथ जो सलूक हो रहा है, या जो इलेक्शंस के हवाले से तनाज़ा सामने आया है, रिजल्ट्स पे एक कंट्रोवर्सी है? देखिए आरफा, ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने आया है। जो इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरह से धांधली हुई, जिस तरह के जो है इलेक्शन से तब्दील हुए, या ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है सवालात हैं, यहाँ तो हम सब इस पे बात करते रहे, और ये यकीन तौर पे हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा संगीन मसला है जिसको हल होना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि उस पर अमेरिका की सर्टिफिकेट हासिल की जाए। मेरा ख्याल ये मुझे खाली इस पे लगती है कि जब हम ये सारी चीज़ों को बात कर रहे होते हैं तो ये तो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, और जिसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, यहाँ के लोगों ने की तरफ से उठना चाहिए, चाहे वो कैदियों का मसला हो, ख्वातीन का मसला हो, या जो है इलेक्शन की रिगिंग का मसला हो। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए अहमियत रखती हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी गुलामाना जहनियत है कि हम जब देखते हैं कि अमेरिका की तरफ से कमेंट आया तो उसको हम तालियां बजाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि एक वक्त में जब ये किसी और तरफ से जब उनकी मुदाखलत होती है तो फिर जो है उसके ऊपर एक तरह से आवाज़ें भी उठनी करती हैं। देखिए अमेरिका की एक डुप्लिसिट पॉलिसी है ह्यूमन राइट के हवाले से, ये जो है कोई ये नहीं है कि जिसको कहते हैं जायदा, बट इसका सर एक ये भी एंगल है ना कि बहुत, क्योंकि यहाँ गुफ्तगू बहुत ज़्यादा होती है कि जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान पसंद नहीं है, इसलिए जैसे भी इलेक्शंस हो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर मीटिंग और सेशन और द कमेंट्स। देखिए ये बात, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें पहली दफ़ा नहीं हुई है। अगर आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद भी इसी किस्म की एक जो कॉन्ग्रेशनल कमेटी की जो एक ब्रीफिंग हुई थी कह लें, या हेयरिंग हो गई थी, उसमें भी ये इस किस्म के सवालात हुए थे, और ये जो है आपके मुस्तकिल ये जो है अमेरिका की तरफ से बात चीज़ों पर अपने कंसर्न का इजहार होता रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। लेकिन जिस फिजा में, जिस सियासी फिजा है, उसमें मैं उसके मुतालिक बात कर रहा हूँ कि क्या हमारे लिए हर्फ आखिर है कि जो अमेरिका कह रहा है, ये हमें नज़र खुद नहीं आ रहा है कि जो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं। ये तमाम चीज़ें मैं कह रहा हूँ सियासी पार्टियों को ये समझना चाहिए। सियासी पार्टियां चाहे वो PMLN की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, या PTI की तरफ से हो, ये जो है मैं इस पर बात कर रहा था। और दूसरी तरफ जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का मसला आता है, तो अगर अमेरिका की तरफ से ये बात ह्यूमन राइट्स की आती है तो बात ये है कि उन मखसूस ममालिक के हवाले से ज़रूर बात होती है ह्यूमन राइट्स की। लेकिन ये कि क्या एब्सोल्यूट सेंस अगर देखा है तो गाजा के मसले पे वो ह्यूमन राइट्स की तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर एक तरफ चाइना के जो मसले पे, यूगर के मसले पे तो आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन और ममालिक जो इनके अलाइज हैं वहाँ पे अगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है। तो इसका सारा मकसद एक सियासी मकसद होता है, और मैं नहीं समझता हूँ कि हमें सियासी तौर पे इसका कोई असर इस मुल्क की सियासत पे पड़ेगा या असरात पड़ेगा। यहाँ पे असर उसी वक्त पड़ सकता है कि लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे लोग इसके खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो ट्विटर यानी कि एक्स पर पाबंदी है पाकिस्तान में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे ट्विटर यानी कि एक्स का। पिछले महीने से पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया ऐप जो है ये बैन हुई है, और इसी हवाले से बहुत से जो शहरी हैं वो कोर्ट चले गए हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी एक केस जो है वो चल रहा है। काफ़ी रोज़ पहले ये पिटिशन जो है वो दायर की गई थी कि इसको खोला जाए, और कोई बहुत सी हम कह सकते हैं एक से ज़्यादा समात ऐसी हुई जिसमें हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया कि उन्होंने ये फ़ैसला लिया है, ये नोटिफिकेशन जारी किया है। मगर अब जो पिछली इसकी हियरिंग हुई उसमें फ़ाइनली इसी हफ्ते जो हुई उसमें वज़ारत दाखिला की तरफ से फ़ाइनली ये कंसीड किया गया, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी हसास अदारे जो हैं उनकी रिपोर्ट्स सामने आई थीं, और उन रिपोर्ट्स की बेसिस पे 17 फरवरी को एक्स को बंद रखने का ख़त जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये सारा काम जो है वज़ारत दाखिला ने कहा कि ये कानूनी हुआ है। उन्होंने कहा कि 4G सर्विस मुल्क सिक्योरिटी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद की जा सकती है, और ये जो है ये जो बंदिश इनके ऊपर लगाई गई है ये हुकूमत और सूबों की हुकूमत के कहने पर हुआ है। उन्होंने कहा इससे पहले 9 मई को भी हुकूमतों के कहने पर ही ऐसे इक़दाम किए गए थे।
یہ ابھی جو پروسیڈنگز ہیں یہ اب جاری ہیں. اس کے علاوہ ہم پشاور ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر ہے, وہاں بھی اس حوالے سے ہیئرنگز ہو رہی ہیں. اور یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ 2 انفارمیشن منسٹرز پاکستان کے جو ہیں ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے پہلے تو یہی کہا کہ کیوں بند ہے, کیسے بند ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کہا کہ جی وی پی این سے استعمال ہو سکتا ہے, اور دوسرے صاحب نے کہا نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود معیز جعفری صاحب ماہر قانون ہیں اور یہ ہی کیس لے کر سندھ ہائی کورٹ گئے. ویلکم ٹو دی شو سر. جی جعفری صاحب, آپ وکیل تو ہیں ہی صحیح, پر اب آپ لگتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو بھی بن گئے ہیں, کیونکہ آپ نے وی پی این کے ذریعے ٹویٹ کر کے ہمیں بتایا کہ جو بہت سے آپ کے پاس ڈاکیومنٹس آئے تھے ان میں سے آپ کو یہ خط ملا جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ٹویٹر کو بند کیا ہے. جی عارفہ, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. وہ تو انہوں نے فائلنگ کے اندر اینیکس کیا تھا, تو کوائٹ فرینکلی مجھے اس سے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے کورٹ کا آرڈر تھا کہ وہ اگلی ڈیٹ سے پہلے فائل کریں, لیکن شاید کیونکہ ایک اور ڈیٹ حاصل کرنی تھی اور ہمیں اس کشمکش میں رکھنا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, یا پھر کیا واقعی میں ہم لوگ ہی کسی پیرانویا کا شکار ہیں اور در حقیقت کچھ نہیں ہو رہا. اس لیے کیونکہ وہ کورٹ میں تو یہ کہتے آ رہے تھے کہ کچھ بند نہیں ہے, اپنا فون بھی دکھا رہے تھے جج صاحب کو کہ دیکھیں میرے فون پہ تو چل رہا ہے, لیکن اپنی رپلائی میں یہ اینیکسٹر لگا ہوا تھا جس میں ایف آئی اے کہتی ہے 17 فروری کو پی ٹی اے کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ بند کر دیں ٹویٹر. کوئی جواز نہیں پیش کرتی, کوئی ڈیٹ نہیں دیتی, کوئی ٹائم لائن نہیں رکھتی, اور کوئی جو بھی قانون کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کا تکلف بھی نہیں ہوتا. پھر پی ٹی اے کی طرف سے ظاہر ہے آگے بڑھ کے پی ٹی اے کو کورٹس نے کہا ہوا ہے کہ یہ آپ کی انڈیپینڈنٹ ڈیوٹی ہے کہ آپ ڈٹرمن کریں کہ کوئی بھی بندش آپ سے اگر ریکویسٹ ہوتی ہے تو وہ کیا ان نیرو گراؤنڈز پہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کر سکتے ہیں, گلوری اینڈ انٹیگریٹی آف اسلام کے, سیکیورٹی آف دا اسٹیٹ کے, کیا وہ واقعی میں ان کو میٹ کرتی ہیں. اگر کرتے ہیں تو آپ اپنی رائے جو ہے اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے اندر لسٹ کر کے پھر آپ جا کے یہ قدم لے سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو اس کے بالکل برعکس ایک سچویشن نظر آئی کہ اول تو ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں, ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور انٹرنیٹ تو چل رہا ہے. پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ در حقیقت 8 فروری والی بندش کے ساتھ سونپ دیا جا رہا تھا, کیونکہ وہاں پر ان کے پاس دہشت گردی کے خطرات کی رپورٹس تھیں. لیکن انڈیویجولی ہمارے کیس کے اندر رپلائی پچھلی ڈیٹ سے پہلے نہیں آیا تھا, اور اب جو آیا ہے وہ اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی ایک دہشت گردی کا ایشو یا دہشت گردی کا حوالہ دیتے ہوئے بنائیں اور یہ حساس نوعیت کا معاملہ اس کو کہا جائے. لیکن لانگ اینڈ شارٹ یہ ہے کہ اب 17 فروری سے ایف آئی اے نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹویٹر بند کرتے ہیں, حالانکہ پچھلی تمام سماعت کے اوپر اس سے بالکل برعکس پوزیشن دی گئی تھی کورٹ کے اندر. اور آپ نے جس طرح ویڈیوز بھی دکھائے, منسٹر فار انفارمیشن کی بھی اس سے برعکس پوزیشن تھی, منسٹر آف انٹیریئر کی بھی اس سے برعکس پوزیشن تھی, اور وہ جو بھی آبفسکیشنز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پوزیشن ہی فرق تھی. جعفری صاحب آپ یہ بتائیں کہ obviously یہ تو اب پروسیڈنگز جاری رہیں گی, وہاں پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہو رہا ہے, پر سر ایک کیا ان اوفیشلز جو آ کے کورٹ میں اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں, کیا ان کے خلاف ہم شہری جو ہیں کین وی ٹیک سم ایکشن, یا ہم دوبارہ کورٹ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو غلط بیانی کرنے سے تو روکا جائے؟ What do we do? یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے نا, آخرکار یہ غلط بیانی کورٹ کو کے سامنے کر رہے ہیں, یہ کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں, یہ کورٹ کی میجسٹی کا تمسخر اڑا رہے ہیں. تو یہ تو کورٹ کا کام ہے کہ وہ ان کی جو آفیشیل پوزیشنز ہیں کم از کم اس میں جو تضادات ہیں ان کے روح تک پہنچے, جڑ تک پہنچے کہ یہ کیوں ہیں. اور اگر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ بدنیتی پر مبنی یا کورٹ کا وقت ضائع کرنے پر یا کورٹ کو کے سامنے بد کلامی کے سامنے فیکچوئل کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے ہے, تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس سے نمٹتی ہے. جیسے کہ کورٹ نے ہمارے کیس کے اندر 22 فروری سے حکم امتناعی دیا ہوا ہے, اور اس کے بعد سے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی جواز نہیں پیش کر پائیں گے تو آپ کے اوپر توہین عدالت کا نفاذ ہوگا. لیکن اب یہ تمام پروسیس جب فائلز کا حصہ بن جائے گا اور یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ یہ کہہ کچھ اور رہے تھے اور یہ در حقیقت کر کچھ اور رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد یقیناً ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اگر نہیں ہوئی تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کامیاب ہو گئے. 1.5 مہینے ہم لوگوں کی آنکھوں میں تو دھول جھونکی ہی صحیح, لیکن عدالت کو بھی they took them for a ride. بہت بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گوادر کی. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे ग्वादर का और वहाँ जो दहशतगर्द हमला हुआ है। गुज़िश्ता शाम दहशतगर्द जो थे उन्होंने ग्वादर में जो पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी है उसमें दाखिल होने की कोशिश की और उनकी इस कोशिश को जो वहाँ एहलकार पोस्टेड थे सिक्योरिटी के, उन्होंने नाकाम बना दिया इस कोशिश को। ISPR की तरफ से बुध की शाम ही जो तफसील सामने आई तो उसमें कहा गया कि एक फौरी और मौसर तरीके से उन्होंने दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया और तमाम जो 8 हमला आवर थे उनको मार दिया। इस कार्रवाई में जो सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 2 एहलकार जो हैं वो शहीद हुए हैं। ये एक यहाँ कहना ज़रूरी है कि जो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स है यहाँ बहुत अहम दफ्तर हैं, इसमें वापटा, इलेक्शन कमीशन, सिक्योरिटी के दफातर सब मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि मजीद ब्रिगेड जो है BLA का एक आगे ग्रुप, उसने ज़िम्मेदारी इसकी कबूल की है। 2011 में ये ग्रुप जो है इसका जिक्र पहली दफ़े हमने सुना था। इससे पहले जनवरी के आखिर में भी इनकी तरफ से ज़िम्मेदारी कबूल की गई थी। जो मच शहर में थाने पर हमला किया गया था, मजम्मत की है सारे वाक़े की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहराम साहब, रिपोर्टर डॉन ग्वादर। वेलकम टू द शो सर। जी बहराम साहब बताइए, अब इस वक्त क्या सूरत हाल है हमले के बाद ग्वादर में? देखें, कल जो 3:30 बजे हमला हुआ था तो उस हमले के बाद पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर कार्रवाई की, जिसमें हम 8 हमलावर मारे गए। जबकि उसके बाद जो है पूरे शहर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आज भी सिक्योरिटी सख्त है। मुख्तलिफ जगहों पे ग्वादर पोर्ट में लोगों को, जो बरावट लोग हैं, जो सिविलियन हैं, उनको दाखिल होने नहीं दिया गया। और जो जहाँ पे हमला हुआ है GPA कम्प्लेक्स या GPA कॉलोनी में, वहाँ भी लोगों को, जो रहायश पजीर हैं, वहाँ भी उनको दाखिल होते वक्त उनकी सख्त चेकिंग की गई है। और जबकि हेलीकॉप्टर आज दिन भर गश्त करते रहे और पहाड़ों की तरफ गश्त करते रहे, गुमान यही था कि शायद कहीं कोई ऑपरेशन हो रहा हो। लेकिन फिलहाल ओवरऑल जो शहर में हालात नॉर्मल हैं। और कल का जो वाकया पेश आया, बहुत ही ग्वादर में इस हमले की इस हमले को इस हमले में जो सिक्योरिटी फोर्सेस जी बहराम साहब, तो ये बताइएगा कि क्या कोई थ्रेट अलर्ट्स, कोई वार्निंग्स या कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास या और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास आई थी कि इस तरह ग्वादर में इतना बड़ा हमला प्लान किया जा सकता है या हो रहा है? देखें, अभी तक ऑफिशियली इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है कि पहले से कोई इस तरह का कोई खतरा था। लेकिन अमूमन ग्वादर में ग्वादर समेत बलूचिस्तान भर में इस तरह के हमलों का खतरा हमेशा रहता है। आप देखें, गुज़िश्ता 3-4 साल के दौरान ग्वादर में 4 से 5 बड़े वाकयात हुए हैं। PC होटल पर हमला, चाइनीज एक्सप्रेसवे पे चाइनीज इंजीनियर पे हमला, फिर 3-4 महीने पहले जिन्ना एवेन्यू पर चाइनीज पे हमला। फिर सर ये बताइएगा कि चीनी बाशिंदे इस वक्त कुछ ग्वादर में मौजूद हैं या इस वाक़े के बाद उनको वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया? नहीं, देखिए, चाइनीज बाशिंदे जो हैं वो ग्वादर पोर्ट के अंदर अपनी कॉलोनी में मौजूद हैं। वो मौजूद हैं और वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी वैसे भी इंतहाई सख्त है। और जब भी चाइनीज सिक्योरिटी कहीं मूवमेंट करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी सख्त होती है। लेकिन वैसे भी ग्वादर समेत बलूचिस्तान भर में इस तरह के हमलों का खदशा हमेशा मौजूद रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।